हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का द फिजिक्स ऑफ रवि में स्वागत है। तो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में, ठीक है, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन तक पढ़ चुके थे। ठीक है। आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन तक पढ़ चुके थे, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन को समझा भी दिया गया था। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन को हमने डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, तो अभी हम साइंटिफिक नोटेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन है क्या, एक बार समझा भी दे सकते हैं, दिया जाना चाहिए। तो ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन क्या है एक बार समझ लो, फिर उसको मैं डील कर दूंगा। तो 16वीं शताब्दी के बाद किसी भी काउज का फेनोमेनन का जो काउज था, उसका एक्सप्लेनेशन, किसी भी फेनोमेनन के काउज का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नॉलेज और आर्गुमेंट के आधार पर किया जाने लगा। इसी प्रक्रिया को या इसी प्रचलन को हम लोग कहते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन। एकदम सिंपल सी बात है। 16वीं शताब्दी के बाद किसी भी फेनोमेनन के काउज का एक्सप्लेनेशन नॉलेज और आर्गुमेंट के आधार पर किया जाने लगा। इसी प्रचलन को, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और इसके पीछे भी हम लोग देख सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद साइंटिफिक नोटेशन आया। तो 16वीं शताब्दी के पहले क्या था? तो बच्चों, 16वीं शताब्दी के पहले किसी भी फेनोमेनन के काउज का एक्सप्लेनेशन जो है अध्यात्म के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता था? अध्यात्म के आधार पर किया जाता था। जैसे आप लोगों को या आजकल के लोगों के लिए यह हास्यास्पद बात हो जाएगा, जैसे कि मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ कि पहले यह बताया जाता था, अभी भी धार्मिक कथाओं में आप लोग सुनेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है शेष नाग के फन पे रखा हो, जो पूरी तरह से गलत बात है। पहले बोला जाता था क्या, कि वस्तु दो प्रकार की होती है, दैविक और पार्थिव। तो दैविक वस्तु उसे कहते हैं जो ऊपर की तरफ जाता है, उसको दैविक वस्तु कहते हैं। तो ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम लोग दैविक वस्तु कहते हैं। ठीक है, दैविक वस्तु कहते हैं। जैसे आग हो गया, धुआं हो गया, यह सब क्या है, दैविक वस्तु है। ठीक है, और पार्थिव वस्तु जो है नीचे की तरफ गिरता है, जैसे पानी हो गया, कोई पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, जो पार्थिव वस्तु जो है वह नीचे की तरफ गिरता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वास्तव में जिस वस्तु का डेंसिटी एयर के डेंसिटी से कम होता है वह ऊपर मूव करता है, और जिसका डेंसिटी एयर के डेंसिटी से ज़्यादा होता है तो वह क्या है, अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या है, नीचे आता है।
जैसे कि किसी बलून में जो क्या है, काफ़ी लाइट गैस जैसे, ठीक है, लाइट गैस जो है फिल कर दिया जाए, और यदि उसका डेंसिटी, ठीक है, उसका डेंसिटी एयर की डेंसिटी से कम हो तो वह क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो 16वीं शताब्दी के पहले किसी भी काउज, किसी फेनोमेनन का काउज अध्यात्म के आधार पर किया जाता है। 16वीं शताब्दी से पहले मैथोलॉजी के आधार पर किया जाता था, जो पूरी तरह से गलत है। और 16वीं शताब्दी के बाद किसी भी, ठीक है, किसी भी फेनोमेनन का जो काउज था वह क्या है, नॉलेज और आर्गुमेंट के आधार पर किया जाने लगा। इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक, तो आफ्टर 16th सेंचुरी, ठीक है, आफ्टर 16th सेंचुरी, ठीक है, आफ्टर 16th सेंचुरी the cause of any phenomenon the cause of any phenomenon is explained on the basis of knowledge and argument this, ठीक है, this system is said scientific notation, but before 16th century the cause of any phenomenon was explained on the basis of mythology, ठीक है, mythology, and it was wrong, यह क्या था, गलत था। बस काफ़ी है साइंटिफिक नोटेशन में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फील्ड ऑफ फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फिजिक्स को कितने भाग में बांटा गया, ठीक है। तो बुक्स वगैरह में क्या है, फिजिक्स को 4 भाग में बांटते हैं, लेकिन हम लोग या मैं खुद अपने थॉट के आधार पर इसको कुछ ज़्यादा पार्ट में जो है डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे, और हर एक बात को आप लोग के सामने डील किया जाएगा। फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को प्रॉपरली स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए
इसको फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, टू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स, it is divided into following branch। ठीक है, it is divided into following branch। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स। सेकेंड हम लोग का हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड हम लोग का क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स। इसको लगे हाथ हम जो क्या है डील करते चलते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल का मतलब शब्द से हम लोग क्या है अच्छी तरह वाकिफ है। क्लासिकल का मतलब होता है प्राचीन। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम फिजिक्स के उन पार्ट का स्टडी करते हैं जिसको हम लोग इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। ऐसे आपको बता दें कि मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स या इसको हम केवल मैकेनिक्स से बोलें तो कोई पार्ट बात नहीं है। तो फिजिक्स का वह ब्रांच आगे फिर हम डील करेंगे। तो फिजिक्स का वह पार्ट जिसमें हम लोग सब्सटेंस के मोशन का स्टडी करते हैं, सब्सटेंस के मोशन का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मेनली हम लोग क्या है सब्सटेंस के मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट का स्टडी किया जाएगा। सब्सटेंस से जो रिलेटेड कंसेप्ट है, सब्सटेंस के मोशन से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में हम लोग क्या है स्टडी करेंगे। जैसे कि किसी बॉल को हम ठीक है ज़मीन पे लुढ़का देते हैं, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इस डिस्टेंस कवर करके क्या है रुक जाता है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा। तो क्या है कोई बॉडी जब ज़मीन पे क्या है रोल कर रहा है तो क्या है उसमें मोशन है। जब दो बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या है मोशन है। नदी का पानी फ्लो कर रहा है तो नदी में जो क्या है किसी स्विमर्स को पास क्या है पार करने में कितना समय लगेगा, क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, किसी बलून में यदि हवा भरा हुआ है और गिवन रेट से जब बलून से हवा बाहर निकलती है तो बलून पर कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा कि वह कितना वेलोसिटी से पीछे मूव करेगा। तो इसमें जो है हम चाहे तो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इस पार्ट में हम लोग सब्सटेंस के मोशन का स्टडी करेंगे। इवन वह सब्सटेंस काफ़ी बड़ा हो या काफ़ी छोटा हो। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम लोग क्या है वेव मोशन का स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग क्या है एकॉस्टिक भी कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ मतलब एकदम छोटा सा बताते हैं। ठीक है, इट डील या डील्स द मोशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोशन ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब है सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी सब्सटेंस में मोशन हो जाए वह हम लोग को दिखाई पड़े तो भी और इवन न दिखाई पड़े तो भी क्या है मोशन यदि रहे तो उसमें उसको हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, एज वेल एज ठीक है
एज वेल एज, या फुल स्टॉप ना दे करके मिला देते हैं, एज वेल एज वेव मोशन, वेव मोशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकॉस्टिक भी कहते हैं, एकॉस्टिक, ठीक है, जिसको हम लोग साउंड भी कर सकते हैं। एकॉस्टिक जो क्या है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या है, साउंड और उससे रिलेटेड कंसेप्ट का स्टडी करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम लोग हीट एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैस का स्टडी करते हैं। तो बच्चों आप लोग पूछोगे कि सर डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैस क्या होता है? तो जब गैस में बाहर से हीट सप्लाई किया जाता है या गैस में हम जब हीट ऐड करते हैं तो गैस जो क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गैस के इसी डायनेमिक प्रॉपर्टी के कारण इंजन का आविष्कार हुआ, ठीक है। जेम्स वॉट साहब जो क्या है, स्टीम से, तो स्टीम क्या है, गैस है, और कंटेनिंग हीट, उसमें स्टीम में क्या है, स्टीम क्या है, गैस है, और इसमें क्या है, हीट कंटेंट है, उसके आधार पर इंजन चला गया। तो इसमें हम लोग हीट एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैस और इसके अलावे, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो इट डील्स, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है, इट डील्स द, ठीक है, मीनिंग ऑफ हीट एनर्जी, मीनिंग ऑफ हीट एनर्जी, मीनिंग ऑफ हीट एनर्जी, मीनिंग ऑफ हीट एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, डायनेमिक बिहेवियर ऑफ गैस एंड, ठीक है, एंड प्रोपेगेशन ऑफ हीट एनर्जी, प्रोपेगेशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हीट एनर्जी, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह बाल पढ़ते हैं, ठीक है। एंड अदर कंसेप्ट लिख दो, एंड अदर कंसेप्ट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यह क्लासिकल फिजिक्स हम लोग का हो गया, यह थर्मोडायनेमिक्स हो गया, यह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जो चार्ज से रिलेटेड है। तो ठीक है, इन लोग को कुछ लोग को बुक में जो क्या है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, अलग अलग भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सोचने का तरीका है, ठीक है। तो इस पार्ट में, फिजिक्स के इस पार्ट में हम लोग जब चार्ज रेस्ट में हो
और जब चार्ज मोशन में हो तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं उसको हम लोग करते क्या है, उसको इस पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आगे बताया जाएगा कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में हो तो उसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वही चार्ज जब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी से यानी एक्सेलरेशन से जब मूव करता है तो उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। ओके, तो बस छोटा सा यहाँ पर दिमाग में रखना है बात, सिर्फ हमको ब्रांच के नेम को है जो डील करना है मेरा काम। तो व्हेन चार्ज, यह फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम लोग चार्ज यदि रेस्ट में हो और मोशन में हो तो उससे रिलेटेड जो भी फेनोमेनन होते हैं उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या, ठीक है, उसी पार्ट का स्टडी क्या है, इस पार्ट में करेंगे। इट डील्स द phenomenon related to charge in rest and motion। ठीक है, मैग्नेटिज्म का चर्चा भी क्या है, ठीक है। इवन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट के कारण हो या जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो उसके कारण हो, इन सब चीज़ों का चर्चा जो क्या है इसी पार्ट में किया जा सकता है। या मैग्नेटिज्म को हम क्या है अलग पार्ट भी मान के चले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट रहने दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थर्ड पार्ट है, या इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आई थिंक मैग्नेटिज्म तो इट डील्स द, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल मैग्नेट एंड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। इसमें हम लोग क्या है, इट डील्स द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल मैग्नेट का मतलब जो क्या है वास्तव में क्या है, नेचुरल मैग्नेट क्या है, Fe3O4 मतलब आयरन और ऑक्सीजन का क्या है, एक कंपाउंड है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4 होता है। ये हम लोग का क्या है, नेचुरल मैग्नेट, क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। इस नेचुरल मैग्नेट और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट हो गया। 5 पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, 5वां पार्ट, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। पूरे कंसेप्ट को मैं बोर्ड पे डील कर दूंगा, आप लोगों को सिर्फ वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, अब 5वां पार्ट हम लोग का हो जाता है, ठीक है, रिलेटिविटी फिजिक्स। रिलेटिविटी फिजिक्स, सॉरी, रिलेटिविटी फिजिक्स। ठीक है, तो इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करने का सारा श्रेय
ठीक है। फिजिक्स के इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करने का सारा श्रेय जो है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को जाता है। उन्होंने 1905 ईस्वी में रिलेटिविटी फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया और यह रिलेटिविटी फिजिक्स जो है यूनिवर्स, टाइम, एनर्जी और मास के बेसिक कंसेप्ट को या क्लासिकल कंसेप्ट को क्या है पूरी तरह से क्या है चेंज करके रख दिया। जैसे क्या हम लोग सोच भी सकते हैं कि किसी चीज़ का मास क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्षण भर के लिए भी नहीं सोचते हैं कि मास वैरी करता है। लेकिन रिलेटिविटी थ्योरी आइंस्टीन साहब के, जो आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया जा चुका है, आइंस्टीन साहब के रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार क्या है मास वैरी करता है। तो यह क्या है क्लासिकल फिजिक्स को पूरी तरह से, जो क्लासिकल हम लोग का जो थाउट था या क्लासिकल फिजिक्स था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। क्लासिकल फिजिक्स में कभी भी हम लोग नहीं सोचते हैं कि टाइम निगेटिव होता है, लेकिन टाइम डायलेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़िएगा तो टाइम डायलेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग नेगेटिव टाइम को पढ़ते हैं। यह बात सुनने में बहुत ही बचकाना महसूस होगा कि यूनिवर्स में ऐसे भी जगह हो सकते हैं या हैं जहाँ पे लोग अमर भी होते हैं। तो ऐसा इसलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। किसी ग्रह को अर्थ का परिक्रमा लगाने में बहुत कम समय लगता है। जैसे बुध ग्रह बहुत कम समय में क्या है सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है। उसके लिए 1 साल क्या हुआ, एक चक्कर लगा देने का मतलब क्या, उस बुध ग्रह के लिए क्या है, मरकरी के लिए क्या है 1 साल हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में जो है कंप्लीट कर लेता है। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो जिनको सूर्य के चारों तरफ घूमने में क्या है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो बुध के अनुसार यदि सोचा जाए तो एक आदमी 500 साल जीवित रह सकता है उस बुध ग्रह के लिए। तो इन्होंने जो क्या है टाइम और एनर्जी को मतलब कि 4th डायमेंशन का इन्होंने क्या है के बारे में इन्होंने हम लोग को सोचने पे मजबूर किया, जो डिग्री लेवल में पढ़ाई होती है। खैर उतना दूर हम लोग को नहीं जाना है। तो आइंस्टीन जो है रिलेटिविटी फिजिक्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो यूनिवर्स, टाइम, एनर्जी और मास के क्लासिकल कंसेप्ट को ठीक है चेंज कर दिए। मतलब कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या है चेंज ला दिए। मास चेंज नहीं हो सकता है, मास चेंज हो सकता है, टाइम नेगेटिव हो सकता है, लोग अमर भी हो सकते हैं। मतलब अमर कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे ग्रह हैं जिस पे टाइम ठीक है इतना फास्ट है कि हम लोग के लिए 1 साल और वहाँ उस ग्रह के लिए क्या है 50 साल के बराबर हो जाए। अब कोई आदमी 5000 साल जिंदा रह जाए तो उसको हम लोग अमर ही कहेंगे। ठीक है, 100 साल तो जीना मुश्किल है, और ख़ास करके कोरोना वायरस में यदि 2020 में बच गए तो अमर हो गए। ठीक है ना। तो इन 1905 ठीक है आइंस्टाइंस introduced a new branch of science, branch of physics, science नहीं physics,
which is said relativity physics, relativity physics, and it changed, ठीक है, it changed या changes, ठीक है, it changes the classical thought of mass, energy, time and mass, ठीक है। चूंकि रिलेटिविटी फिजिक्स जो क्या है हम लोग के सिलेबस में पढ़ना नहीं है, तो इतना ही डील कर देना आई थिंक उचित होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के वॉल्यूम 2 में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा हुई भी है। और ख़ास करके क्या है, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ फिजिक्स जो है किसी बात को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के इनवेरियंस को शो करने के लिए, या मॉडर्न फिजिक्स में क्या फोटोन के मास को एक्सप्लेन करने के लिए रिलेटिविटी फिजिक्स का कहीं कहीं आवश्यकता होता है, तो वहीं पर चर्चा होगा। लेकिन आप यही समझ लीजिए कि टाइम नेगेटिव नहीं होता है क्लासिकल फिजिक्स में, लेकिन टाइम नेगेटिव हो सकता है। मास वेरिएबल नहीं हो सकता है, लेकिन मास वेरी करता है, ठीक है। यदि कोई पार्टिकल काफ़ी हाई स्पीड से मूव करता है तो क्या है, मास भी चेंज करता है। तो रिलेटिविटी फिजिक्स में जो है इसी बात की चर्चा होती है। उसके बाद 6 टॉपिक हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। इट डील्स, देखिए ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो लाइट का 6 प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिजिक्स जो है लाइट का, ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम लोग लाइट के 7 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। 7 प्रॉपर्टीज क्या क्या सुन लीजिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लाइट का 7 प्रॉपर्टी होता है। तो लाइट का 7 प्रॉपर्टी होता है। इन 7 प्रॉपर्टी के डील करने वाले, इन 7 प्रॉपर्टी को डील करने वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इट डील्स all 7 properties of light as reflection, refraction, ठीक है, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन। इन 7 पार्ट को डील करता है।
ठीक है, छठा पार्ट हो गया। इसको तो आप वीडियो पॉज करके लिख ही लिए होंगे, तो इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। आठवां पार्ट हो गया, सॉरी 7th पार्ट हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, इसी को हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी कह देते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। इसको लोग माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक, या इसके पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, मतलब कि वह विजुअलाइज होने वाले पार्ट है। इसके पहले हम लोग जितना भी पढ़े रिलेटिविटी फिजिक्स को छोड़ करके, ठीक है, सब को हम लोग देख सकते हैं। मोशन को देख सकते हैं, गैस के क्या है डायनेमिक बिहेवियर को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम लोग महसूस कर सकते हैं, डिस्पर्सन को हम लोग इजीली देख सकते हैं। तो लगभग इसके पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोप, मतलब विजुअलाइज होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक यह जो है फिजिक्स का वह पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली विजुअलाइज नहीं करते। और इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में आप लोग को बताया जा चुका है कि 1890 के बाद के फिजिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें हम लोग एटम, न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिविटी, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी और, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। इवन मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, एलिमेंट के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर सेमीकंडक्टर के बारे में भी पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में ही हम लोग क्या है एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। मोबाइल जो आज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, तो उसके जो आईसी है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी जो क्या है सेमीकंडक्टर के कारण ही पॉसिबल हुआ है। आज हम लोग इन आईटी सेक्टर में पीक पॉइंट पर हैं ड्यू टू क्या है सेमीकंडक्टर। तो इन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट डील्स द, ठीक है, डील्स द पार्ट ऑफ फिजिक्स related to quantum level, related to quantum level as atom, nuclei या न्यूक्लियस भी हम लोग, न्यूक्लियस, रेडियोएक्टिविटी, एक्टिविटी as well as, ठीक है, सेमीकंडक्टर, and concept related to it, ठीक है।
8वां पार्ट हो जाएगा हम लोग का द यूनिवर्स। यूनिवर्स, ठीक है। तो यह पूरी तरह से जो क्या है, काफ़ी पुराने सिलेबस जो फिजिक्स से रिलेटेड है या फिजिक्स के काफ़ी पुराने सिलेबस से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग इस बात का स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बिग बैंग थ्योरी, कैसे सूर्य का निर्माण होता है, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, कैसे सैटेलाइट का फॉर्मेशन हुआ, ब्लैक होल क्या है, न्यूट्रॉन तारा स्टार क्या है, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट क्या है। इन चीज़ों की चर्चा जो क्या है यूनिवर्स में की जाती है, बस 2 लाइन अच्छा लगने के लिए। हालांकि बहुतों लोगों का हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स आधे घंटे में बता करके निकल जाते हैं। क्योंकि बच्चे 10th से जब 11th में आए, द लार्ज गैप बिटवीन 10th बोर्ड एंड 12th, तो उस गैप को ढकने के लिए या उस गैप को ओवरकम करने के लिए उत्सुकता, उत्साह और मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो उसी उत्सुकता को जगाने के लिए चाहते तो हम भी क्या है आधा घंटा में फिजिक्स ख़त्म कर देते, बट जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, उसको बढ़ाने के लिए हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का 3 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे थॉट को समझिए और उत्सुकता को बढ़ाइए, तब फिजिक्स जो है वास्तव में फिजिक्स क्या है, क्या इसमें मज़ा है, इस बात की समझदारी आएगी, ठीक है। तो इट डील्स द फॉर्मेशन ऑफ universe by Big Bang Theory. It also deals the formation of a star, Earth, of the star, the Earth, as well as black hole, neutron star, the star, the Earth, black hole, neutron star, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट एंड चंद्रशेखर लिमिट ETC। अब 9वां पार्ट है हम लोग का, ठीक है, कम्युनिकेशन
सिस्टम। ठीक है, इसमें जो है हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक एक जगह से दूसरे तक काफ़ी, ठीक है, बेल फॉर्म में रैपिडली, ठीक है, जैसे कि आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण ही एक दूसरे से और इतनी लार्ज स्केल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे तो फैक्स के माध्यम में, ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, टेलीफोनिक टॉक के द्वारा, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अपने मैसेज को भेज सकते हैं, वहाँ से मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा नहीं, एक लाइन लिखना है, इट डील्स, बाकी सब के बारे में आगे चर्चा होगा। इट डील्स हाउ इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोपेगेट्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, ठीक है, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक क्या इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैसे जाता है, इस बात की चर्चा हम लोग इस पार्ट में करते हैं। तो फील्ड ऑफ फिजिक्स हम लोग पढ़ें, फील्ड ऑफ फिजिक्स पढ़ें। अब बाकी जो टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास, मतलब कि इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट में जो लास्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का, मे बी लास्ट पार्ट होगा। तो आई थिंक आप लोगों का इसमें फिजिक्स में जो क्या है, इन दो पार्ट, फिजिक्स के दो पार्ट में रुचि ज़रूर बढ़ा होगा। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए एक बार ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।